वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ में कई मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी फेस्टिवल से भी करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को भुज में स्मृति वन मेमोरियल का करेंगे इफ्तिताह। इसके साथ ही भुज में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह, रखेंगे संगे बुनियाद। जस्टिस उदय उमेश ललित आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का संभालेंगे ओहदा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओहदे और राजदारी का दिलाएंगे हलफ। जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे मुल्क के 49वें चीफ जस्टिस। पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 937। नेशनल इमरजेंसी का ऐलान। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है सिंध में सैलाब और बारिश के वाक़यात में 306 अफराद जाँ बहक। अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने फाइजर और बायोएनटेक पर दायर किया मुकदमा। दोनों कंपनियों पर पेटेंट कवानीन की खिलाफ वर्जी का लगाया है इल्ज़ाम। खेलों में फीफा ने हटाई इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ आयद पाबंदी। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की राह हमवार। 11 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का शानदार कारनामा। आलोसा ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर रकम की तारीख। डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 2 रोज़ा दौरा गुजरात पर होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म कई तरक्याती मंसूबों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी फेस्टिवल से खिताब करेंगे। इस तकरीब का इनेकाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला से 7500 खवातीन खादी कारीगर बैक वक्त और एक ही जगह पर चरखा चलाती हुई नजर आएंगी। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म गुजरात स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के दफ्तर की नई इमारत और साबरमती में अटल फुट ओवर ब्रिज का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इतवार को भुज में स्मृति वन स्मारक का भी इफ्तिताह करेंगे। ये स्मृति वन अपनी नौयत की एक मुनफरिद पहल है जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने तसव्वुर किया था। वज़ीर-ए-आज़म भुज में तकरीबन 4400 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की कच्छ ब्रांच कैनाल का भी इफ्तिताह करेंगे। इस नहर की कुल लंबाई तकरीबन 357 किलोमीटर है। वज़ीर-ए-आज़म सरहद डेयरी का नया ऑटोमेटिक दूध प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट, भुज में इलाकाई साइंस सेंटर, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में वीर बाल मेमोरियल जैसे कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महात्मा मंदिर गांधीनगर में भारत में सुजुकी के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब से भी खिताब करेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म भारत में सुजुकी ग्रुप के 2 बड़े मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। और खादी को मकबूल बनाने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलसल कोशिश रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव का एहतमाम किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि मरकज़ की इन कोशिशों के बारे में बुनकरों का क्या कहना है। पहले से अच्छा बनती है, अच्छा चलता है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब पहले से ज़्यादा काम मिलता है ना, पहले से अच्छा है, खादी में अच्छा रहता है। पहले नहीं अच्छा था, अभी तो अच्छा है। ये मोदी सरकार ने अच्छा किया है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है और मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है, पहले से ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छा किया है। पीएम साहब ने जब से
अनाउंस किया है खादी के बारे में, तब से लोग बहुत जागरूक हुए हैं। खादी उत्सव इसीलिए मना जा रहा है कि ये लोग जागरूक हो जावे। ऐसा कोई उत्सव देखेगा तो लोग ज़्यादा जागरूक होगा। अभी ये प्रोग्राम होगा तो लोग आएंगे, तो लोग उसमें जागरूक होंगे और लोग को भी मालूम पड़ेगा कि खादी पहनने से ये होता है, तो वो दिन के दूसरे दिन से हमारी बिक्री भी ज़्यादा होती है। खादी को बढ़ाने का मतलब यही है कि लोगों को इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। बुनने वाले को, धागा बनाने वाले को और कपड़ा धोने वाले को, सबको इसमें से रोज़ी मिलता है। कलर करने वाले को, इसलिए खादी पहनना बहुत ज़रूरी। खादी का हमारा बढ़ावा जितना हो उतना अच्छा है। खादी फेस्टिवल और मरकज़ की खादी पॉलिसी पर क्या कहना है खादी के कपड़े फरोख्त करने वालों और ख़रीदारों का? पेश है रिपोर्ट। मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर में झंडा होना चाहिए, इसलिए झंडे की तो बिक्री काफ़ी हुई मैडम। डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई थी कि रोज़ हज़ारों लोग आते थे और झंडे ले जाते थे, इसलिए खादी की। Our forefathers used to wear the khadi, but now again the trend has come in our self also, because it's comfortable, it's cool, and also it's handmade. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पीएम उसको प्रमोट कर रहे हैं, and whatever he is doing, getting our tradition and culture for the new generation, that initiative that he is taking, हम बहुत खुश हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने खुद खादी को एक मिशन के तौर पे लिया है और उसकी वजह से आज पूरे भारत में ना कोई बूढ़े लोग, लेकिन जो नए यंगस्टर है वो भी खादी को आज अपनाने लगे हैं और बहुत बिक्री, मतलब उनके आने के बाद खादी को लोग समझने लगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदल मुसाफिरों के लिए साबरमती नदी पर तामीरशुदा अटल ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। अटल ब्रिज का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा मेघना देव ने। देश की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में एक और बेहतरीन रिक्रिएशनल स्पॉट कहें या फिर एक टूरिस्ट स्पॉट जुड़ने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। जो अटल ब्रिज साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है और मैं अभी इसी ब्रिज पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं बेहद ही वाइब्रेंट कलर्स में वाइब्रेंट गुजरात की एक झलक दिखाता हुआ ये अटल ब्रिज यहां पर बनाया गया है, जो कि एक फुट ओवर ब्रिज है जिसे बनाया गया है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं, साबरमती नदी को देख सकते हैं, अहमदाबाद के बहुत खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। और सबसे अहम बात है, अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट को काफ़ी ज़्यादा जाना माना जाता है, चूँकि साबरमती नदी के किनारे जिस तरीके से इस विशाल रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ और जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया वो बहुत ही अहम रहा है। और उसके साथ ही अब जब ये अटल ब्रिज बन गया है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन रहेगा। अहमदाबाद एक तरीके से अगर देखें तो अहमदाबाद पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह रही है। यहाँ पर कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे पुराने जमाने के और कई दशकों पुराने, कई सदियों पुराने की जो यहाँ पर इमारतें आज भी जिसे संजो के अहमदाबाद ने रखा है, तो इसे एक हेरिटेज सिटी का भी दर्जा देती है। और उसके साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से इस सिटी को, इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए और उसके साथ ही टूरिस्ट स्पॉट्स में लगातार इजाफा किया जाए, वो एक बहुत अहम चीज है जिसका एक नजराना ये अटल ब्रिज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहमदाबाद के दौरे पर इस अटल ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं और इस फुट ओवर ब्रिज को लोगों के लिए समर्पित करने वाले हैं। और उसके साथ ही अहम बात है, हम देखते हैं अहमदाबाद में कई ऐसे फेस्टिवल्स हो, नवरात्रि के गरबे हो या उसके साथ ही इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो, कई ऐसे अहम चीज़ों का आयोजन होते रहता है जिससे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुजरात आते हैं और अहमदाबाद खासकर आते हैं। और ऐसे में इस अटल ब्रिज का जो इनॉग्रेशन है वो होगा, तो एक बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल मार्वल जो यहाँ पर है वो लोगों के लिए समर्पित होगा और लोग यहाँ पर आकर इसका
आनंद उठा सकते हैं। साथ ही बीच में भी एक ऐसी जगह दी गई है जहां से ग्लास का एक फ्लोर बनाया गया है, जहां से लोग नीचे नदी को बहते हुए, साबरमती नदी को बहते हुए देख सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और आर्किटेक्चर को, मॉडर्निटी को भी ध्यान में रखते हुए इस बेहद ही खूबसूरत अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। अटल ब्रिज के बारे में साबरमती रिवर फ्रंट के सरबराह केशव वर्मा से बात की हमारी नुमाइंदा मेघना देव ने। गुजरात अपने वाइब्रेंसी के लिए जाना जाता है और ऐसे ही एक वाइब्रेंट आर्किटेक्चर को या वाइब्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉग्रेट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आने वाले हैं, जिसका नाम है अटल ब्रिज। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अटल ब्रिज, ये जो बहुत ही खूबसूरत पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया है, जिस पर चलकर लोग साबरमती नदी के एक पार से लेकर दूसरे पार तक जा सकते हैं। और खास तौर पर रिक्रिएशनल के लिए काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी, लोग खा पी सकेंगे, घूम फिर सकेंगे। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, केशव वर्मा जी। सर, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है, इसके बारे में बताइए क्या क्या खासियत रहेगी। आप देख रही हैं कि एक बहुत ही, एक तो पतंगे जो होती है ना, पतंग से इंस्पायर्ड है। यहाँ रिवर की जो एक हिस्ट्री है उससे इंस्पायर्ड है ब्रिज, तो इसकी ये ख़ास खुसूसियत है इस चीज़ की। मगर एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अटल जी की जो पोइट्री है, जो उनका लव फॉर ब्यूटी एंड नेचर था, उसको भी एक्सप्रेस करता है। तो इनका जो नाम दिया जा रहा है अटल ब्रिज, वो भी एक ख़ास पर्पस से दिया जा रहा है। और इट इज़ मुझे ये महसूस होता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लग रहा होगा ये ब्रिज। इसकी देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा ब्रिज है कि लोग खुद यहाँ पर आके रुकेंगे। ये नहीं कि जस्ट सिर्फ क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो रुकेंगे, यहाँ महसूस करेंगे यहाँ की जो नेचर है, यहाँ का रिवराइन नेचर, यहाँ किस तरीके से हवा चलती है, पानी नीचे से गुजर रहा है। हवा बहुत अच्छी चलती है इस ब्रिज पे, तो वो पानी निकल रहा है, तो एक आदमी खुश होगा यहाँ पर आके, डी स्ट्रेस होगा। और फैमिलीज आएंगी तो हम चाहते हैं फैमिलीज यहाँ पर आएँ और इस ब्रिज पे टाइम गुजारें, थोड़ा क्रॉस भी करें। यही नहीं कि यहीं पर आके बैठ जाएं, मगर क्रॉस भी करें, मगर ब्रिज को एंजॉय करें, इसकी पूरी सीनरी जो है, बिकॉज इसकी सीनरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अब क्या हुआ है कि रिवर ज़्यादा साफ़ हो गई है, तो जो करीब 200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैव कम बैक। इसका ऑक्सीजन लेवल अब 8 और 9% हो गया है, तो वो भी एक ख़ास चीज़ है। तो लोगों को मज़ा आएगा यहाँ आने में। अटल ब्रिज, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं, अहमदाबाद की हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्निटी के एक संगम को भी दर्शाता है। और किस तरीके से एक बेहद बेहतरीन आर्किटेक्चरल मार्वल किस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट के तरीके से कहें या रिक्रिएशनल स्पॉट के तरीके से उभरेगा, उसका भी एक उदाहरण है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। दीगर खबरों में जस्टिस उदय उमेश ललित आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में जस्टिस ललित को ओहदे का हलफ दिलाएंगी। जस्टिस यू ललित रवा बरस 8 नवंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। उनके बतौर चीफ जस्टिस मुद्दतकार 3 माह से कम ही होगी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना कल रिटायर हो गए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 21 यूनिवर्सिटियों को फर्जी करार दिया है। एक मकतूब में कमीशन ने कहा कि 21 तालीमी इदारे गैर मंजूर शुदा हैं और मनमानी से चलाए जा रहे हैं। कमीशन ने कहा कि इन फर्जी यूनिवर्सिटियों में सबसे ज़्यादा 8 दिल्ली में है, जबकि 3 उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी 10 फर्जी यूनिवर्सिटियाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मगरबी बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में सरगर्म हैं। वजारत कबायली उमूर और वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद ने आश्वासन मुहिम के तहत मुल्क भर के 68,000 से ज़्यादा गाँवों में तपेदिक के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जाँच की है। ये मुहिम रवा बरस जनवरी में महाराष्ट्र के नंदरबार ज़िले में शुरू की गई थी, ताकि 174 कबायली अजला में तपेदिक यानी TB के एक्टिव केसेस का पता लगाया जा सके। आश्वासन मुहिम के तहत 2,62,000 शख्सियात, जिनमें कबायली रहनुमा, कबायली डॉक्टर, पंचायत मेंबरान, खुद कफील ग्रुप्स
और कबायली इलाकों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। आलमी खबरों में, पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। बारिश और सैलाब से जानी और माल काफ़ी नुकसान हुआ है। सैलाब से मुताल्लिक़ वाक़यात में 937 अफराद की हलाकत के बाद पाकिस्तान में कौमी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सबसे ज़्यादा अमवात सूबे सिंध में हुई हैं। यहाँ 300 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो गए हैं। सैलाब की वजह से कई शाहराहों पर ट्रैफिक बंद है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया। बिगड़ते हुए हालात के दरमियान पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मदद की अपील भी की है। और अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने फाइजर और बायोएनटेक के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। मॉडर्ना ने अपनी दोनों हरीफ कंपनियों पर कोविड-19 वैक्सीन तैयार करते वक्त पेटेंट कवानीन की खुली खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। कंपनी ने कहा है कि फाइजर और उसकी पार्टनर कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन डेवलप की है वो टेक्नोलॉजी मॉडर्ना ने बरसों पहले तैयार की थी। फाइजर और बायोएनटेक ने तकनीक के इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना से इजाज़त नहीं ली और मॉडर्ना की तरफ से 2010 और 2016 के दौरान पेटेंट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मॉडर्ना के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी उसकी अपनी वैक्सीन स्पाइकवैक को डेवलप करने के लिए काफ़ी अहम थी, लेकिन दोनों हरीफ कंपनियों ने मॉडर्ना की इजाज़त के बगैर ही इस तकनीक की नकल की है। इस दौरान अमेरिका में मंकी पॉक्स के केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की डायरेक्टर जनरल रोचेल वेलेंस्की ने कहा है कि वो इस सूरत हाल को एहतियातन देख रही हैं। माहिरीन का ख्याल है कि लोगों में बेदारी पैदा करने की वजह से मंकी पॉक्स के केसेस में कमी दर्ज हुई है। डॉक्टर वेलेंस्की ने लोगों से अपील की कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीन की दोनों खुराकें ले लें। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज ने होंडुरास के सदर ज़योमारा कास्त्रो से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा मुज़ाकरात में कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पेड्रो ने कहा कि होंडुरास में वर्कशॉप स्कूल्स प्रोग्राम के लिए स्पेन की हिमायत जारी रहेगी। स्पेनवी वज़ीर आज़म इससे कबल लातीनी अमरीकी ममालिक कोलंबिया और एक्वाडोर का भी दौरा किया था। बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रूस के ज़ेर कब्ज़ा जौहरी प्लांट की सूरत हाल बदस्तूर ख़तरनाक है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को जल्द अज जल्द प्लांट का दौरा करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम जौहरी पावर प्लांट की हिफाजत के लिए मुसलसल लड़ रहे हैं। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल फेडरेशन फीफा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतज़ामी कमेटी को तहलील करने के बाद ऑल इंडिया फ़ुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ आयद पाबंदी हटा दी है। इस फैसले से 11 से 30 अक्टूबर तक मुनक़्क़िद होने वाले अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी की राह हमवार हो गई है। फ़ुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने तीसरे फरीक की मुदाखलत और फीफा के कवानीन और आइन की संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से फ़ुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद की थी। फीफा ने यह भी कहा है कि वह सूरत हाल पर नज़र रखेगा और ऑल इंडिया फ़ुटबॉल फेडरेशन को वक्त पर इंतख़ाबात कराने में मदद करेगा। इसी दौरान खेल के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने फौरी तौर पर AIFF की मअतली को ख़त्म करने का फैसला किया है। 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दरमियान मुनक़्क़िद होने वाला फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 मंसूबे के मुताबिक भारत में मुनक़्क़िद होगा। ये तमाम फ़ुटबॉल शायकीन की जीत है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा लौसानी डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जुमे को मुनक़्क़िद इवेंट में उन्होंने 89.08 मीटर की पहली थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। ख्याल रहे कि नीरज चोपड़ा गुज़िश्ता माह आलमी चैंपियनशिप के दौरान जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत नहीं की थी। नीरज ने अब डायमंड लीग में ज़बरदस्त वापसी की है। इसके साथ ही नीरज ने ज्यूरिख में 7 और 8 सितंबर को डायमंड लीग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इवेंट में शिरकत करते हुए टोक्यो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाले जैकब वेटलेज दूसरे, जबकि अमेरिका के क्रिस थॉम्सन तीसरे मुकाम पर रहे। और भारत की लिंथोई चनमम ने अंडर 18 वर्ल्ड जूडो कैडेट चैंपियनशिप में खवातीन के 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। जुमे को खेले गए फाइनल मैच में 15 साला लिंथोई ने ब्राज़ील की बियांका रुइस को 1-0 के फ़र्क से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही उसने जूडो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला तमगा जीतने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है। 2017 में सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद लिंथोई सुर्खियों में आई थी।
एशिया कप 2022 का आज से आगाज हो रहा है। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच से एशिया कप 2022 का आगाज हो रहा है। दिफाई चैंपियन भारत कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। ये टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन मुल्क में माशी बहरान के बायस ये टूर्नामेंट मुत्तहदा अरब इमारात में मुनक्किद किया जा रहा है। खलीजी मुल्क मुत्तहदा अरब इमारात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजा क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। ऑल इंडिया रेडियो से एशिया कप के तमाम मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो समेत इजाफी मीटर्स पर भी नश्र किया जाएगा। एशिया कप का इनेकाद T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। अपने अपने ग्रुप की टीमें एक बार एक दूसरे से खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीम्स फिर सुपर 4 में जाएंगी, जहां चारों टीमें एक दूसरे से एक बार खेलेंगी। एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये बड़ी सुर्खी है कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 5 दहाइयों के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया है। बुनियादी रुकनियत समेत तमाम ओहदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। 4.5 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में राहुल गांधी पर सख्त तनकीद भी की है। सोनिया की कायदाना सलाहियत की लेकिन उन्होंने तारीफ़ की है। और गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़े पर काफ़ी लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि ये काफ़ी बदबख्ताना और अफसोसनाक है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये सुर्खी जो हमने ली है ये भी सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से ही है, और ये है लाल किले के अंदर तारीख़ को ज़िंदा करने वाला नौ तामीरशुदा रैडफोर्ड सेंटर। तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लाल किले के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नौ तामीरशुदा रेडफोर्ड सेंटर में 360 डिग्री पर घूमने वाले मनाजिर के तजुर्बे के साथ ही तारीख और तकनीक के मेलजोल से तस्वीरें दिखाई जाएंगी, और इसके अंदर पूरी मुग़ल तारीख के वाक़यात को ताज़ा किया जाएगा। अगली खबर इनकलाब से लेते हैं, और ये जो सुर्खी है वो है चीफ जस्टिस रमन्ना के अलविदाई में जज्बाती माहौल हुआ। कई जजों और सीनियर वकला ने उन्हें आबदीदा होकर अलविदा कहा। आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगने वाली अर्जी अदालत उज़्मा से खारिज। आगे बढ़ेंगे हमारे समाज की तरफ। उद्धव बिहारी चौधरी बने बिहार असेंबली के स्पीकर, और इसके बाद जो खबर हमने ली है वो अखबार मशरुक़ से है, और यह खबर है तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का बराह रास्त नशरिया किया जाएगा। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, और अब देखते हैं मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
भावना जी की वसीयत के मुताबिक अब उनके बेटे राहुल की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है। एक फोटो फ्रेम तोड़ा, एक फ्लावर वास तोड़ा